चुनाव भले ही बिहार में होने वाला है, लेकिन पूरे देश की नजरें इस वक्त टिकी हुई है जहां होने वाली एनडीए और खास तौर से बीजेपी की जो कड़ी परीक्षा है उस पर। लिहाजा बीजेपी ने अपने सभी बड़े नेताओं को कुर्सी की पेटी बांध लेने को कहा है, क्योंकि उनके तूफानी दौरे जारी है। और ऐसे के साथ साथ सीएम योगी को तो विशेष तौर पर तैयार रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि उनकी डिमांड भी बहुत हाई है। क्योंकि योगी जब गरजते हैं तो अच्छों की बोलती बंद कर देते हैं। उनकी हुंकार बीजेपी के कोरट वोटर्स में करंट पैदा कर देती है। बिहार चुनाव के दोनों चरणों में सीएम योगी 24 से अधिक चुनावी सभाएं करेंगे। इनसे वह 50 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को साधेंगे और इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। 1, गोपालगंज, सारण, सीवान, वाल्मीकिनगर, गोरखपुर से सटे हुए हैं। 2, योगी की फायर ब्रांड हिंदुत्व और बुलडोजर बाबा की छवि। 3, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्त मुख्यमंत्री की छवि। जैसे यूपी में जलवा योगीनाथ का चला, गुंडों को सफाया हुआ, वैसे यहाँ भी बुलडोजर चलेगा। आदि का जो तांडव है बिहार में, उसके खिलाफ योगी जी का जो राज है उसी के आदित्य पे यहाँ काम होना चाहिए। बिहार चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य की भी तगड़ी परीक्षा है। एक तो सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी ही गई है, दूसरे बिहार में मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा बिरादरी के वोट भी बड़ी संख्या में हैं। यूपी में योगी सरकार के 6 से अधिक मंत्रियों ने बिहार में डेरा जमा लिया है। साथ ही यूपी के 100 से ज्यादा भाजपा सांसद, विधायक और नेता भी वहां पहुंच गए हैं। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक एनडीए में सीटों का जो बंटवारा है वो नहीं हो पाया है। बीजेपी को सबसे ज्यादा समय चिराग पासवान को मनाने में लगा, तो वहीं नित्यानंद राय पटना से लेकर दिल्ली तक चिराग के पीछे पीछे लगे रहे और मनाने की कोशिश करते रहे। और अब खबर है कि चिराग पासवान मान गए हैं। 13 अक्टूबर को सीटें शेयरिंग की घोषणा एनडीए कर सकता है। दिल्ली में गुरुवार को नित्यानंद राय चिराग पासवान से 3 बार और आज 1 बार मिले। अब एलजेपी के नेताओं के बयान से लग रहा है कि चिराग पासवान मान गए हैं। नित्यानंद राय अपने मिशन में सफल रहे हैं। जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। नाराजगी थी ही नहीं तो दूर होने की क्या बात है। जो खबर है उसके मुताबिक चिराग पासवान ने बीजेपी को 35 सीटों की सूची सौंपी है। बीजेपी 26 सीट एलजेपी को देने को तैयार है। साथ ही एक एमएलसी और एक राज्यसभा सीट का भी भरोसा दिया गया है। अब चिराग इस पर मंथन कर रहे हैं। साथ ही उनके बयानों से भी लग रहा है कि बात लगभग फाइनल है। जहां पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिराग राजनीति के चतुर खिलाड़ी है। सहयोगियों से कैसे मोलभाव किया जाता है वो बखूबी जानते हैं। हर चुनाव के दौरान थोड़ा तेवर दिखाते हैं, मोल झोल करते हैं और मान जाते हैं और पूरा क्रेडिट पीएम मोदी को दे देते हैं। याद कीजिए, इसके पहले चिराग खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते रहे हैं। बिहार में इन दिनों भोजपुरी एक्टर और गायक पवन सिंह का निजी मामला कुछ ज्यादा ही सियासी रंग ले चुका है। पत्नी ज्योति सिंह ने जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर से मुलाकात की और दोनों ने मीडिया से बात की। हालांकि दोनों ने ये साफ कर दिया कि ये मुलाकात चुनावी नहीं था और इसका मकसद एक महिला की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा था। क्योंकि ज्योति सिंह का दावा है कि वो अपने पति पवन सिंह से सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं। इस क्रम में ज्योति सिंह ने जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की, जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि ज्योति सिंह जनसुराज ज्वाइन कर रही हैं। टिकट मांगने गई हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद दोनों ने ये साफ कर दिया कि ये मुलाकात सियासी नहीं थी। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच सालों से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दोनों अलग रह रहे हैं। तलाक का मामला कोर्ट में है। इसके बाद पिछले लोकसभा चुनाव में ज्योति सिंह ने पवन के लिए प्रचार किया था। तब माना जा रहा था कि दोनों काफी करीब आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद दोनों अलग अलग ही रहे और अब विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों का विवाद से तह पर आ गया है। पवन सिंह इस विवाद को विरोधियों की साजिश बता रहे हैं, तो वहीं ज्योति इसे महिला सम्मान का मामला बता रही हैं। दोनों में आखिर सच कौन बोल रहा है ये तो वही जाने, लेकिन इस विवाद ने बिहार के चुनावी माहौल को गरमा दिया है। बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन दोनों ही गठबंधन अभी तक ना तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल कर पाई है और ना ही उम्मीदवारों की लिस्ट भी तैयार कर पाई है। लेकिन इन सब के बीच बिहार में पाला बदल एक्सप्रेस ने यहां रफ्तार जरूर पकड़ लिया है। और किसी भी चुनाव में ये बहुत आम बात है। एक तरफ राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर पर टिकट की चाह में कार्यकर्ताओं और नेताओं की भीड़ उमड़ी है, तो दूसरी ओर टिकट कटने के लिए डर से भागम भाग भी शुरू है। नामांकन शुरू होने के साथ ही जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। पूर्णिया से 2 बार के सांसद रहे संतोष कुशवाहा जेडीयू छोड़कर लालटेन थामने जा रहे हैं।
पाला बदल की कड़ी में नया नाम लक्ष्मेश्वर राय का है। जेडीयू के ईबीसी सेल के अध्यक्ष लक्ष्मेश्वर राय ने आरजेडी का दामन थाम लिया है, तो वहीं भभुआ के आरजेडी विधायक भरत बिंद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, जहां से उनका टिकट पक्का है। इधर एलजेपी के अजय कुशवाहा आरजेडी में शामिल हो गए हैं। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में 121 सीटों पर चुनाव होना है। उम्मीदवार 17 अक्टूबर तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे, लेकिन इससे पहले नेताओं का भागम भाग वाला दौर जारी है। जालौन से सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। 2017 से पहले की समाजवादी पार्टी का यहां काला चिट्ठा खोलते हुए सीएम ने बताया कि कैसे उसकी वजह से हर कोई परेशान था। दरअसल सीएम योगी 305 विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए जालौन पहुंचे थे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सपा सरकार के दौरान लड़कियां असुरक्षित थीं, तो युवाओं के रोजगार पर डकैती डाली जाती थी। सीएम ने बताया कि कैसे लोग सपा की गाड़ी देखकर घबरा जाते थे। देख सपाई बिटिया घबराई, जिस गाड़ी में सपा का झंडा देखो होगा कोई सपा का गुंडा। सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी की स्थापना का उद्देश्य समाज सेवा था, लेकिन वो पार्टी आज अपराधियों का जमावड़ा बन चुकी है। समाजवादी चिंतकों ने एक ऊंचाई दी थी, आज वो समाजवादी पार्टी गुंडे और अपराधियों का एक जमावड़ा मात्र बन करके रह गया है। मंच से सीएम ने नफरती तत्वों को हिदायत भी दी कि यूपी में अब कानून का राज है। वार्निंग भरे लहजे में सीएम योगी ने कहा कि अब डबल इंजन की सरकार अपराध और अराजकता के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। नवरात्रि के दौरान आई लव मोहम्मद के पोस्टर के जरिए असामाजिक तत्वों ने खूब उपद्रव पैदा करने की कोशिश की। कई जगहों पर उपद्रव हुए। संभव है दिवाली और आने वाले दूसरे त्योहारों पर भी उपद्रवी ऐसे ही कोशिश करें, लेकिन सीएम योगी ने ऐसे लोगों को सख्त चेतावनी दी है। सीएम योगी गए तो थे अपने गोरखपुर के दौरे पर, जहां गरीबों को पक्के आवास की चाबी सौंपी और विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जैसे सपा की सरकार के समय उनके द्वारा उत्सव के पहले और किसी भी पर्व और त्योहार के पहले दंगा कर दिया जाता था। सरकार दंगाइयों के सामने नाक नहीं रगड़ती, बल्कि दंगाइयों को नाक रगड़वा करके पर्व और त्योहार के उत्साह को सुरक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है। लेकिन इस दौरान सीएम योगी दंगाइयों को नसीहत देना नहीं भूले। दरअसल सीएम योगी के गोरखपुर में भी कानपुर से शुरू हुई आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर की आंच पहुंच गई है। आजम खान से मिलने के बाद यहां पर अखिलेश यादव जो हैं, उनको लगा था कि उन्होंने आजम खान को मना लिया, लेकिन उनकी शर्तों के मुताबिक वो अकेले भी गए। लेकिन लगता नहीं है कि आजम खान की जो नाराजगी है वो दूर हो पाई है, और इसीलिए तो अखिलेश की धुर विरोधी माया की तारीफ करते हुए वो नजर आए। जबकि बीते दिन हुई माया की रैली के बाद अखिलेश यादव मायावती पर निशाना साध रहे थे। जुल्म जो सरकार कर रही है उनके ही आभारी हो रही है, बताइए। तो ये सांठगांठ नहीं है तो क्या है? लेकिन अखिलेश यादव यहाँ चूक गए लगते हैं। मायावती की सांठगांठ तो उनके चचा जान आजम खान से निकल आई। वो एक बड़े जनसमूह की नायक हैं, हम उनकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं। दरअसल आजम के बसपा में जाने की अटकलें लग रही थी, पर अखिलेश से मुलाकात के बाद शायद मायावती नाराज हो गई। उन्हें मीडिया के माध्यम से कोई ऐसी खबर मिली है जिससे दुख पहुंचा हो, तो मुझे अफसोस है उसके लिए। आजम खान के ये बोल इतना बताने के लिए काफी है कि वो अपनी राजनीतिक पारी को फ्रेश स्टार्ट देना चाह रहे हैं। आई लव मोहम्मद विवाद के बीच मुस्लिम संगठनों ने मुसलमानों से अपने नाम के पहले मोहम्मद लगाने की अपील की है। इसके पीछे उनका तर्क है कि अभी दुनिया में हर 7वें या 8वें व्यक्ति के नए नाम के पहले, आपको बता दें, यहाँ मोहम्मद लगता है, जिसे आने वाले दिनों में हर तीसरे या चौथे व्यक्ति के नाम के पहले करना है। और इसके लिए भोपाल के मुस्लिम संगठन ने मुसलमानों से अपील की है कि वो अपने बच्चों के नाम के पहले मोहम्मद जरूर लगाएं। इसके लिए पूरे देश में मुहिम चलाएं। मोहम्मद नाम लिखिए, उसके आगे मोहम्मद लगाइए। एक मुहिम छेड़े, पूरे देश में मुहिम छेड़े। कहीं कोई फसाद नहीं होगा। यहाँ जो पैगाम दिया जा रहा है वो एक सीरियस पैगाम है, एक मोहब्बत और अमन का पैगाम है। इसके पीछे मुस्लिम संगठनों का तर्क है कि इससे मोहम्मद के नाम का प्रचार होगा, इस्लाम का विस्तार होगा, विवाद करने वालों को जवाब होगा। क्योंकि हाल के दिनों में पूरे देश में जिस तरह से आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद हुआ है, उसे मुस्लिम संगठन भी सही मानते। अब तख्ती लगाना, बैनर लगाना
होर्डिंग लगाना, ये तमाम चीजें अब चिढ़ाने के जुमरे में आ गई हैं। नाम किसी व्यक्ति की पहचान होती है, उसमें मोहम्मद लगाने से किसी को क्या दिक्कत आई लव मोहम्मद की आड़ में माहौल बिगाड़ने को लेकर है। अयोध्या से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक मकान में जोरदार धमाका हुआ और 6 लोगों की जान चली गई। धमाके की गूंज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी है और इस ब्लास्ट के बाद करीब 200 मीटर तक मलबा फैल गया। घटनास्थल से फटा हुआ कुकर और सिलेंडर बरामद हुआ है। एक एक ईंट बिखरी, पूरा घर जमींदोज, सिर्फ मलबा ही मलबा। और भीषण धमाके के बाद जिंदगी बचाने की जंग शुरू हो गई। अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के पगला भारी गांव में बीती शाम हुए विस्फोट के बाद का मंजर देखकर हर कोई सिहर उठा। शवों के चिथड़े उड़ चुके थे, हर तरफ चीख पुकार मची थी। विस्फोट में घर पूरी तरह जमींदोज हो गया। धमाके से पूरा इलाका हिल गया। घर की दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। राजकुमार गुप्ता और पप्पू के मकान में विस्फोट हुआ, जिसमें उनकी भी जान चली गई। सुबह तक जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में एक और शव बरामद हुआ। शुरुआती जांच में घरेलू गैस सिलेंडर में विस्फोट की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में योगी सरकार की अधिकारियों पर स्ट्राइक हुई है और वो अधिकारी जो जनता की शिकायतों को लेकर लापरवाही बरत रहे थे, उनका वेतन अब रोक दिया गया है। बता दिया गया है कि जनता की परेशानी पर ढिलाई बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि जब सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, तुरंत ही शिकायतों का निराकरण करने का आदेश देते हैं। ऐसे में अधिकारियों को चाहिए कि वो भी इसी तरह एक्शन लें। लेकिन गाजियाबाद में 35 अधिकारियों के खिलाफ जन सुनवाई पोर्टल पर नेगेटिव रिस्पांस मिला, जिसके बाद इनकी सैलरी रोक दी गई। क्वालिटी खराब थी और उस पर नेगेटिव फीडबैक प्राप्त हुआ था, असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त हुआ था। ऐसे अधिकारियों 35 अधिकारियों का वेतन जिलाधिकारी महोदय के आदेश से अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है। लोगों की शिकायतों के निराकरण के लिए सरकार ने GRS पोर्टल बनाया है, जिस पर लोग अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं और वो शिकायत संबंधित अधिकारी को भेजी जाती है, जिस पर अधिकारी की तरफ से की गई कार्रवाई को भी देखा जा सकता है। लापरवाह अधिकारियों को अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए हिदायत दी गई है, ताकि लोगों को परेशानी न हो। और जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ लगातार देखिए आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकवादियों के मददगारों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, ताकि आतंकवाद की रीढ़ को पूरी तरह से यहां तोड़ा जा सके। और उसी के तहत 21 घरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। पुलिस का दावा है कि खुफिया इनपुट के आधार पर रेड मारी गई है, जिसमें कई डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल उपकरण और दूसरे सबूत बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि जो कोई भी गैर कानूनी या हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा या मदद करेगा, उसके साथ कानून के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस ने कई जगहों पर छापामारी की है, जिन पर आतंकवाद को बढ़ावा देने में शामिल होने का आरोप लगा है। एक्शन के तहत 20 व्यक्तियों के 21 आवासों पर तलाशी ली गई है। और देखिए बैतूल के मुल्ताई में जिस जगह पर हिंसा यहां जिस तरह से फैलाई गई है, उसके बाद मोहन सरकार भी एक्शन मोड में नजर आई है। जहां एक तरफ नफरती गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी हो रही है, तो वहीं मामले से जुड़ी FIR भी सामने आ चुकी है। पुलिस की दर्ज इस FIR में जो खुलासा हुआ है, वो बेहद चौंकाने वाला है। इस FIR में साफ साफ लिखा है कि उपद्रवियों ने सिर तन से जुदा के नारे लगाए। इतना ही नहीं, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है। FIR में शाहरुख, सोहेल, आबिद, अल्ताफ, फैजल, अकबर, सूफियान समेत 15 लोगों के अलावा 15 अन्य आरोपियों के नाम शामिल हैं। जी मीडिया की टीम बवाल वाले इलाके में पहुंची तो वहां की तस्वीर देखकर दंग रह गई। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक झंडे लगे हुए थे। आपको हिंदुस्तान में पाकिस्तान जैसी तस्वीरें नजर आएंगी। इस्लामिक कॉलोनी बनाकर रख दी है, इस्लामिक झंडे ही झंडे नजर आएंगे। मुल्ताई की बात करें तो हिंदू आबादी 95.18% है, तो वहीं मुस्लिम जनसंख्या 2.13% है। आबादी कम होने के बाद भी एक इलाका पूरी तरह से इस्लामिक बना देने का आरोप लगा है। ऐसे में अब मोहन सरकार एक्शन लेकर न सिर्फ पत्थरबाजों को खोज रही है, बल्कि हिंसा फैलाने वालों को न बख्शने के मूड में है। और देखिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की पुलिस नफरती गैंग पर स्ट्राइक तो कर रही है, लेकिन अब मांग योगी मॉडल की तरह होने लगा है। हिंदू संगठन उपद्रवियों पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं और प्रशासन से एक्शन न लेने पर संगठनों ने यहां पर अपना बुलडोजर ही मैदान में उतार दिया है। हिंदू संकनाद कर रहे हैं बुलडोजर का। 2 बुलडोजर लेकर हिंदू संगठन के लोग नजर आ रहे हैं। ये देख लीजिए, शक्ति प्रदर्शन देख लीजिए। और बुलडोजर के साथ हिंदू संगठन के ये वही लोग हैं जिन्होंने बुलडोजर एक्शन का शंखनाद कर दिया है
और एक ही मांग है कि नफरती गैंग पर यूपी की तरह बुलडोजर चले। बुलडोजर वाली कार्रवाई होनी चाहिए, योगी आदित्यनाथ वाली। नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रशासन को समय दिया है, अगर प्रशासन नहीं तोड़ता है तो हिंदू समाज सक्षम है। जिस तरह से त्योहार के दौरान कट्टरपंथी माहौल खराब करने की प्लानिंग में लग जाते हैं, ऐसे में उनका इलाज सिर्फ बुलडोजर है और इसलिए हिंदू संगठन खुद बुलडोजर चलाने से भी पीछे नहीं हटने की बात दोहरा रहे हैं। बुलडोजर पर चढ़े हिंदू समाज के लोग नजर आ रहे हैं। ये पीला पंजा कह रहा है कि ऐसे मिटाने के लिए, ऐसे मिट्टी में मिलाने के लिए ये एक तरफ नारेबाजी, दूसरी तरफ बुलडोजर। मध्य प्रदेश में जहरीली कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर लगातार आपको बता दें कि प्रदेश में सियासत जो है वो गर्मा गई है। मोहन यादव ने स्टालिन सरकार को घेरा तो वहीं कांग्रेस प्रदेश सरकार पर असंवेदनशीलता का भी बड़ा आरोप लगा रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश पुलिस ने मामले में एक्शन तेज करते हुए श्रीसन फार्मा के मालिक रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया है और उसे अपने साथ छिंदवाड़ा लेकर आई है। ये वही रंगनाथन है जिसकी श्रीसन फार्मा ने कोल्ड ड्रिप कफ सिरप बनाकर मासूम बच्चों को मौत बांट रहा था, जिसे पीने की वजह से मध्य प्रदेश में अब तक 24 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें अकेले छिंदवाड़ा में 21 मौतें दर्ज हुई हैं। वहीं राजस्थान में भी 4 बच्चे काल के गाल में समा गए, जबकि कई मासूम किडनी फेलियर जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने दोषी पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। हमारी पुलिस ने न केवल तमिलनाडु के अंदर उस दवा निर्माता को पकड़ा है, दबोचा है, दोषी कोई भी हो हमारी सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। इधर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है, हालांकि कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के खिलाफ योगी फोर्स का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। गांव हो या फिर शहर, हर जगह पर कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। मुठभेड़ के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई बदमाशों को धर दबोचा, क्योंकि सीएम ने भी साफ साफ कह दिया है यूपी में कानून तोड़ने वालों की खैर नहीं। वारदात के बाद यमराज ड्यूटी पर लग जाते हैं और अपराधियों को तत्काल सजा देते हैं। अपराधियों, हुड़दंगियों और मंचलों को साफ साफ संदेश दे दिया है कि कानून तोड़ने वाले नहीं बचेंगे, उन पर एक्शन होगा और जरूर होगा। अगर बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाया तो मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। अपराध पर वार, एनकाउंटर धुआंधार। यूपी पुलिस ने कानपुर, संभल, मेरठ, ग्रेटर नोएडा, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में बड़ी कार्रवाई की और कई अपराधियों पर शिकंजा कसा। संभल में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में पुलिस की गोली लगी। वहीं ग्रेटर नोएडा में पुलिस और गो तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ गो तस्कर राजा को धर दबोचा। वहीं मेरठ में भी पुलिस ने हत्या के मामले में फरार 25,000 के इनामी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। और देखिए किस तरह से त्योहारों की सीजन में मिलावटखोरों की चांदी है। चंद रुपयों के लिए वो लोगों की जिंदगी से खेलने से भी बाज नहीं आ रहे और इनका एक नेटवर्क एक राज्य तक सीमित नहीं है। जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं उसको देखकर तो यही लगता है कि हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, क्योंकि मिलावटखोरों का जाल शहर शहर फैला हुआ है। दूध हो, मिठाई हो, पनीर हो या घी, हर चीज संदिग्ध है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जांच के दौरान मिलावटखोरों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। कहीं मिठाई तो कहीं दूध तो कहीं पनीर में मिलावट पकड़ी गई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में नकली मिठाई फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, जहां जांच के दौरान 3,500 किलोग्राम मिलावटी सोनपाड़ी मिली है। दुकान को सील कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मिठाई को नष्ट करने के आदेश दिए हैं। रुड़की के मंगलौर में नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बरामद पनीर के सैंपल को जांच के लिए भेजा है। काफी दिनों से इलाके में नकली पनीर की फैक्ट्री चल रही थी। मिलावट दूध, पनीर और मिठाई तक ही सीमित नहीं है। आपके किचन में इस्तेमाल होने वाली कई चीजों में भी मिलावट हो रही है। जांच में धनिया, मसाला और तेल के नमूने भी फेल हो रहे हैं। ऐसे में कोई भी सामान खरीदते समय सावधानी जरूर बरतें। और अब खबर दिल्ली से, जहां पर एक बस बीच सड़क पर ही आग का गोला बन गई। सवारियों से भरी इस बस में अचानक से आग लग जाती है, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। लेकिन गनीमत की बात ये रही कि समय रहते सभी यात्री बस से नीचे उतर गए और देखते ही देखते बस में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें तेज होने लगी। धुएं का गुबार खौफ पैदा कर रहा था। बस में लगी आग इतनी जबरदस्त थी कि आसपास के ट्रैफिक को रोक दिया गया। कोई भी यहाँ पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था।
ये बस नरेला से मोरी गेट के रूट पर चलती है कि गोल चक्कर के पास पहुंची ही थी कि तभी इसमें अचानक आग लग गई। गनीमत की बात ये रही कि ड्राइवर ने सवारियों को वक्त रहते ही नीचे उतार दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, जिसके बाद इस रूट से गाड़ियों का आना जाना शुरू हुआ। गोरखपुर में दीपावली से पहले पटाखों की लापरवाही का एक बड़ा हादसा सामने आया है। आवास विकास कॉलोनी कूड़ा घाट में देर रात पार्क के बाहर खड़ी 2 कारों में पटाखे की चिंगारी से आग लग गई और देखते ही देखते दोनों कारें आग के गोले में तब्दील हो गईं। आग लगते ही मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। लोग आग बुझाने का प्रयास करने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि डर इस बात का था कि कहीं कारों में ब्लास्ट न हो जाए। इसी बीच फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी गई। आग लगने के चंद मिनट में ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और तुरंत आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन तब तक दोनों कारें जलकर पूरी तरह राख बन गईं। आग लगने का कारण तो पटाखा है, ये सभी को पता है, लेकिन पता ये लगाया जा रहा है कि ये हादसा है या फिर किसी तरह की शरारत। आपने फिल्म विकी डोनर के हीरो को स्पर्म के बदले पैसे कमाते हुए तो देखा होगा, लेकिन क्या ये काम भैंसा कर सकता है? अगर यकीन करना मुश्किल है तो आपको बता दें भैंसों के विकी डोनर विधायक के बारे में, जिसने अपने मालिकों की किस्मत चमका दी है। मेरठ के कृषि मेले में मुर्रा नस्ल के इस भैंसे को हरियाणा से लगाया गया है और इसका नाम विधायक है। भैंसे के मालिक पद्मश्री नरेंद्र सिंह ने बताया कि हर साल विधायक भैंसे के 40 से 50 लाख रुपए का सीमन बेचते हैं और वो अब तक करीब 8 करोड़ रुपए का सीमन बेच चुके हैं। इसके अलावा उनके पास और भी कई ऐसे भैंसे हैं जिन्हें वह नस्ल सुधार के लिए पालते हैं। अब आपको विधायक के रखरखाव की जानकारी भी दे देते हैं। ये भैंसा सिर्फ एसी और कूलर में रहता है। हरे चारे और भूसे के अलावा काजू बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स इसकी डाइट में शामिल हैं। ये हर दिन 10 लीटर से ज्यादा दूध भी पीता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन के और भी कई सोर्स जैसे पनीर इसको दिए जाते हैं। कृषि मेले में ओवरऑल चैंपियन का खिताब विधायक ने अपने नाम किया है। राजस्थान के झुंझुनू से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक घर के बाहर खेल रही 1.5 साल की मासूम का उसके पिता ने अपहरण कर लिया और किडनैपिंग की ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीर है झुंझुनू के गांधी चौक इलाके की, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब घर के बाहर खेल रही 1.5 साल की मासूम को एक शख्स लेकर फरार हो गया। आरोप है कि बच्ची को उसके पिता ने ही घर के बाहर से उठा लिया, जो घर के सीसीटीवी में कैद हो गया। फुटेज में आप देख सकते हैं बच्ची घर के बाहर खिलौनों से खेल रही थी, तभी उसका पिता पीछे से आया, बच्ची को गोद में उठाया और चुपचाप चला गया। बच्ची की मां ने अपने पति के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया है। बता दें कि शादी के बाद से ही पति पत्नी में विवाद चल रहा था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क ने फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होने का संकेत दिया है। पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल से लेकर कपिल शर्मा के कैफे तक हुई फायरिंग की जांच में सामने आया है कि इनके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग काम कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक कनाडा में चल रहा ये पूरा ऑपरेशन सी कहलाया जा रहा है। लॉरेंस को कनाडा सरकार द्वारा आतंकी घोषित किए जाने के बाद उसका गैंग बौखला गया है और वो गोलियों के जरिए अपनी ताकत दिखाने में जुटा है। कनाडा सरकार ने हाल ही में एक गैजेट पास कर लॉरेंस बिश्नोई को आतंकी घोषित किया। इसके बाद वहां की एजेंसियों ने लॉरेंस गैंग की प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स और लग्जरी गाड़ियां जब्त करनी शुरू कर दी हैं। कनाडा में गोल्डी बराट और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई अब खुलकर सामने आ चुकी है। दोनों गैंग पहले एक साथ ऑन परेड करते थे, लेकिन अब दुश्मनी इस कदर बढ़ चुकी है कि दोनों एक दूसरे के करीबियों पर हमला कर रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि कनाडा में हालिया फायरिंग्स इसी वर्चस्व की जंग का नतीजा है।